के न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम देवभूमि का दंगल और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज देवभूमि के दंगल में बात करेंगे पलायन पर रोक, सरकार की सोच। उत्तराखंड में पहाड़ों से पलायन लगातार जारी है। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद पहाड़ के पहाड़ खाली हो रहे हैं। पहाड़ों से पलायन के पीछे शिक्षा और रोजगार को एक बड़ी वजह माना जाता है। हालांकि धामी सरकार का यह दावा है कि सरकार की तमाम योजनाओं से पहाड़ों से पलायन रोकने में मदद मिलेगी। इसी कड़ी में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिसमें अब राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में निजी शैक्षिक संस्थान स्थापित करने के लिए सरकार जमीन खरीदने पर 25% की सब्सिडी देगी। इन्वेस्टर समिट के तहत शिक्षा विभाग ने भी प्राइवेट शैक्षिक संस्थानों को राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। इसके लिए पर्वतीय क्षेत्रों में निवेश की न्यूनतम सीमा 25 करोड़ रुपए और मैदानी क्षेत्रों में 50 करोड़ रुपए होगी। इस संबंध में निजी स्कूल मालिक और संचालकों के साथ महत्वपूर्ण बैठक भी हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से धामी सरकार ने आज युवा महोत्सव का आयोजन किया। महोत्सव में मुख्यमंत्री धामी ने रोजगार प्रयाग पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से युवाओं को न सिर्फ रोजगार की जानकारी मिलेगी, बल्कि पोर्टल में विभिन्न विभागों में आउटसोर्स के जरिए खाली पड़े पदों की जानकारी भी मिल सकेगी। वहीं मुख्यमंत्री की उपस्थिति में आईआईटी रुड़की और माइक्रोसॉफ्ट के साथ सरकार ने एमओयू भी साइन किया है। आईआईटी रुड़की और माइक्रोसॉफ्ट की ओर से युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि युवाओं को रोजगार मिलने में आसानी हो। और कांग्रेस ने सरकार के इन सभी प्रयासों को जुमला करार दिया है। आज इसी मुद्दे पर देवभूमि के दंगल में करेंगे विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल होगा हमारे साथ में, लेकिन उससे पहले एक नजर आज के हमारे इस खास रिपोर्ट पर डालिए। उत्तराखंड की धामी सरकार राज्य में युवाओं को रोजगार देने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। इसी के तहत सरकार ने आज उत्तराखंड युवा महोत्सव का आयोजन किया। मुख्यमंत्री धामी ने कार्यक्रम में आईआईटी रुड़की और माइक्रोसॉफ्ट के साथ एमओयू साइन किया। आईआईटी रुड़की और माइक्रोसॉफ्ट की ओर से युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने रोजगार प्रयाग पोर्टल को भी लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से युवाओं को न सिर्फ रोजगार की जानकारी मिलेगी, बल्कि इस पोर्टल में विभिन्न विभागों में आउटसोर्स के जरिए खाली पड़े पदों की जानकारी मिल सकेगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए हैं। कार्यक्रम में कहा कि सरकार लगातार युवाओं को रोजगार देने की दिशा में कार्य कर रही है। सरकार की कोशिश है कि युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ा जाए। इसको देखते हुए सरकार युवा महोत्सव जैसे तमाम अन्य कार्यक्रम आयोजित कर रही है। वहीं विपक्ष सरकार की तमाम कोशिशों को जुमला करार दे रहा है। देश के अंदर युवाओं को आगे लाने के लिए, युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सरकार निरंतरता से काम कर रही है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जहां देश के अंदर 10 लाख लोगों को सीधे सीधे सरकारी नौकरियों से जोड़ने का काम हो रहा है, उसमें भी हमारी सरकार तेजी से काम कर रही है और लगातार इस प्रकार के रोजगार के मेले और महोत्सव आयोजित कर रही है। और जो निजी क्षेत्र हैं, प्राइवेट क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में भी हमारे नौजवानों को, युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाए, उसके लिए आज बहुत सारी जो अलग अलग संस्थान हैं, उनके साथ बहुत सारी कंपनियां हैं, बड़े बड़े ग्रुप हैं, उन सब के साथ एमओयू भी साइन किए हैं। और विदेशों के साथ भी, विदेशों में भी हमारे यहाँ के छात्र छात्राएं, नौजवान युवा स्किल लेकर वहाँ भी जाएं, वो भी रोजगार से जुड़ें। आज जापान भी हमारे यहाँ से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और आने वाले समय में जर्मनी, इंग्लैंड, अन्य देशों में भी हमारे राज्य के नौजवान युवा अपनी सेवाएं देंगे। हम इस ओर लगातार प्रयासरत हैं और हर कीमत पर नौजवानों और छात्रों का हित हमारे लिए प्राथमिकता है। उसको हम प्राथमिकता कर रखकर अपनी नीतियों को भी बना रहे हैं और सरकार में बहुत सारे फैसले ले रहे हैं और भविष्य में भी लेते रहेंगे। धन्यवाद। जनता पार्टी केवल दावे करती है, जुमले बहुत अच्छे गढ़ती है, लेकिन अब जनता भी जो है इनके दावों की हवा निकालने लग गई और जुमलों पर अब भरोसा नहीं कर रही है। आप कह रहे हैं कि पहाड़ में हम शिक्षा अच्छी देंगे। ये राज्य देश के अंदर शिक्षा के मामले में दूसरे नंबर पे था, अब 33वें नंबर पे है। तमाम स्कूल जो है बंद होने के कगार पे हैं। 3000 से ज्यादा स्कूल हैं कि जो अब बंद
होने की लिस्ट में खड़े हुए हैं। स्कूलों में अध्यापक नहीं है, अगर अध्यापक हैं तो वहाँ बच्चे नहीं हैं। बिल्डिंगों की हालत बहुत ज़्यादा जो है खराब है। और स्वास्थ्य के मामले में तो आप हर दिन देख लीजिए कि जो है बूढ़े बीमारों को किस तरीके से लोग कंधे पर लाद करके जो है कई कई किलोमीटर तो लाग रहे हैं। महिलाएं तक जो है बूढ़ों को जो है बीमारों को जो है कंधे पर लाने के लिए मजबूर हैं। स्वास्थ्य सेवाएं कहीं नजर नहीं आ रही है। राजधानी में ही आप देखिए, कभी जो है लिफ्ट में प्रसव हो जाता है, कहीं हॉस्पिटल के बाहर वैन में प्रसव कराना पड़ता है। एक एक बेड पे जो है 4-4 गर्भवती महिलाओं को आप रखने के लिए मजबूर हैं। तो स्वास्थ्य सेवाएं कहीं है ही नहीं। उपकरण हैं तो वो चल नहीं रहे हैं। अगर उपकरण नहीं है तो विशेषज्ञ नहीं है। तमाम दिक्कतें हैं। और युवा महोत्सव आयोजित करके आप कह रहे हैं कि हम जो है युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। आज युवा महोत्सव में बेरोजगारों को भोजन तक आप ढंग से नहीं करा पाए। जिस तरीके का भोजन के लिए संघर्ष युवाओं को वहाँ करना पड़ा, उससे जो है मुझे खुद बड़ी निराशा हुई कि आप युवाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन युवा जो है पेपर लीक के आरोप लगा रहा है। पेपर लीक में जो है न्याय चाहता है, सीबीआई जांच की मांग जो है गांधीवादी तरीके से उठा रहा है। आप उसे लाठी डंडों से पीटने का काम कर रहे हैं। आप उस पर गंभीर धाराओं में जो है मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। तो ये जो दोहरा चरित्र सरकार का है, अब इसे प्रदेश की जनता, युवा भी भली भांति समझ रहे हैं। मातृशक्ति जो है अंकिता भंडारी प्रकरण में जो है सीबीआई जांच की मांग की कर रही है। एक तरफ जहां सरकार युवाओं को रोजगार देने की दिशा में कार्य कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार ने पहाड़ों में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए भी एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें अब राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में निजी शैक्षिक संस्थान स्थापित करने के लिए सरकार जमीन खरीदने पर 50% का सब्सिडी देगी। इन्वेस्टर समिट के तहत शिक्षा विभाग ने भी प्राइवेट शैक्षिक संस्थानों को राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। इसके लिए पर्वतीय क्षेत्रों में निवेश की न्यूनतम सीमा 25 करोड़ रुपए और मैदानी क्षेत्रों में 50 करोड़ रुपए होगी। इस संबंध में निजी स्कूल मालिक और संचालकों के साथ महत्वपूर्ण बैठकें भी हो चुकी है। लोग भी अजय निजी विद्यालय अगर विकसित करना चाहते हैं, बोर्डिंग स्कूल्स, तो उनके साथ हम लोग बैठक करेंगे। और जो सर्विस सेक्टर पॉलिसी है उसमें 25% की कैपेक्स सब्सिडी है, तो उनको हम लोग बुला करके उसके बारे में बताएंगे। और उम्मीद पूरी है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी लोग आगे आएंगे। कुल मिलाकर चुनाव से पहले धामी सरकार ने युवाओं के मुद्दे पर विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया है। वैसे भी कहा जाता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। इसी के मद्देनजर सरकार एक तरफ जहां युवा महोत्सव करने के साथ ही पहाड़ों में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने की दिशा में कार्य कर रही है। हालांकि चिंता का विषय ये भी है कि शिक्षा हब कहे जाने वाले उत्तराखंड में ऐसी स्थिति आ गई है कि अब पहाड़ों में प्राइवेट स्कूलों को खोलने के लिए सरकार को सब्सिडी का सहारा लेना पड़ रहा है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और देवभूमि के दंगल में आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। सबसे पहले इनसे आपका हम परिचय करवाते हैं। हमारे साथ में मधु भट्ट जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। शीशपाल सिंह बिष्ट जी हमारे साथ में हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से। और राजेश बिष्ट हमारे साथ में जुड़ेंगे, आज प्रदेश प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी की ओर से। इसके साथ ही अनिल थपलियाल हमारे साथ में है, केंद्रीय प्रवक्ता है यूकेडी की ओर से। सुभाष झा जी हमारे साथ में जुड़ेंगे अब से थोड़ी ही देर में, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत आज की हमारी चर्चा में। शुरुआत मधु जी के साथ ही हम करना चाहेंगे। मधु जी, पलायन बहुत बड़ी समस्या रही है। एक प्रदेश में हम देखें तो पलायन को लेकर कई बार सरकार को घेरा भी गया है, लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि जब युवाओं को लेकर, युवाओं के रोजगार को लेकर, युवाओं की शिक्षा को लेकर सरकार इतनी सजग हो गई है, तो ऐसे में पलायन को जड़ से उखाड़ फेंकने की तैयारी है। अपने ही प्रदेश में रोजगार अगर स्थापित होंगे तो पलायन मिट जाएगा। बीजेपी इस ओर काम कर रही है, लेकिन विपक्षी आप पर सवाल उठा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? मधु जी, आवाज मिल रही है आपको हमारी? आवाज आ रही? जी मधु जी बोलिए। हाँ। मधु जी, अभी आपकी आवाज नहीं मिल रही है हमें। मधु जी की आवाज नहीं आ रही है हमारे पास। मधु जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? मधु जी, आप अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है।
मिनट में अभी। हाँ हाँ बिल्कुल, अब अभी ऐसे ही बोलिए, आप आ रही है जी, बोलिए। हाँ हाँ हाँ, जी बोलिए। ऐसा है, जब से हमारी सरकार बनी है तब से हमने बहुत ही संवेदनशीलता के साथ हमने इस उत्तराखंड देवभूमि का जो बहुत दूरस्थ क्षेत्र थे उसको पलायन रोकने में हम काफी उसमें सफल हुए हैं। हमने पलायन आयोग का गठन किया। उसके बाद हमने पूरे जितने भी हमारे सीमांत जो गांव लगे हुए थे वहां पर उनकी भौगोलिक परिस्थितियों का सर्वेक्षण के आधार पर उनकी शैक्षिक जो वहां पे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, जो मूलभूत जो उनकी आवश्यकताएं होती है उस क्षेत्र की, उसका विस्तार किया। साथ ही में अब क्योंकि अब हम जिस प्रकार से कोविड के समय में रिवर्स पलायन भी बहुत काफी हद तक हुआ, उनके लिए स्वरोजगार से जोड़ने के लिए हमने वहां पर उन जो युवा जो हमारे लौटे थे उनको हमने स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से, कौशल विकास योजना के माध्यम से, मुद्रा लोन के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के जो हमारी जो स्कीम है उनके माध्यम से हमने पलायन रोकने का काम किया। साथ में आज ये बहुत बड़ा ये काम हुआ है, जैसे अभी माननीय मुख्यमंत्री, क्योंकि अधिकतर होता क्या है कि पहाड़ों में जैसे जॉब नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा के लिए हर किसी को, जो माँ बाप होते हैं उनको लगता है हमारा बच्चा जो है एक बहुत अच्छे स्कूल में पढ़े, लेकिन बहुत उस तरह के स्कूल जो एजुकेशन जो सिस्टम है वो हमारे को वही उसी जगह मिल जाए, उस क्षेत्र में, दूरस्थ क्षेत्र में अगर अच्छा सा मिल जाए तो बच्चे वही पढ़ना पसंद करेंगे। इसके लिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो शिक्षा के क्षेत्र में जो बहुत अच्छे जो इंस्टीट्यूट है उन इंस्टीट्यूटों को आमंत्रित किया है ताकि वो वहीं दूरस्थ क्षेत्र में, गांव में स्कूल खोले, और जो MOU साइन भी किया है उसके लिए बहुत बड़े हमारे इंस्टीट्यूट है वो वहां पर जाएंगे। तो शिक्षा के स्तर पर भी कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को कहीं भी पढ़ाना चाहता है तो उसमें वो पढ़ा सकता है, क्योंकि स्कूल तो हमारे पास सरकारी स्कूल हैं, बहुत सारे जो प्राइवेट स्कूल हैं वो भी हैं, लेकिन जो एक नेम फेम जिसके लिए आज चाहते हैं हर कोई पेरेंट्स, वो वाले स्कूल भी अगर गांव में खुल जाते हैं तो निश्चित रूप से इसमें भी एक रोक लगेगी। साथ में युवाओं के लिए जो स्वरोजगार के अवसर है वो हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी, उसमें ही रात दिन जो है हमारी जो है हम उस पर काम कर रहे हैं। आज हमने कहा है कि हम सब्सिडी भी देंगे, पहाड़ों में हम 50% का सब्सिडी देंगे और जो प्लेन्स है उसमें 25% सब्सिडी देंगे। तो इससे भी हमने उनको बिल्कुल आकर्षित करने का जो ये हमारा एक प्लान चल रहा है। साथ में अभी आप देखेंगे कि जो जैसे कई बार होता था कि रोजगार के अवसर जो होते थे, कई इस तरह का जिसमें माफिया तंत्र लगातार उसमें हावी था, उस माफिया तंत्र को जड़ से मिटाने के लिए हमने सख्त नकल विरोधी जो कानून बनाया है, इससे बहुत बड़ा लाभ युवाओं को पहुंचा है। आप देखेंगे आज अभी कितनी भर्तियां हुई हैं, बहुत सारी भर्ती कैलेंडर जब हमने जारी किया, लेकिन इतने वक्त में शिक्षा की व्यवस्था अब इतनी खराब हो गई कि देखिए प्राइवेट संस्थानों के लिए भी आपको सब्सिडी की जरूरत पड़ रही है। ये भी चिंता का विषय है मधु जी। मैं मान रही हूँ कि आप पलायन को रोकने के लिए, युवाओं के लिए काफी कुछ आपकी ओर से किया जा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि ऐसे हालात क्यों हुए, इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। देखिए अभी जो है हमारे जो स्कूल है वो बहुत ही अच्छे तरीके से पहाड़ों के अगर मैं बात करूं, वहीं के टीचर हैं। अगर योजना चलाई, हमने शिक्षा मित्र भी योजना चलाई थी उस समय, ताकि जो वहीं के जो निवासी हो उसको रोजगार भी मिले और वहां पे शिक्षा में सुधार भी हो, इसके लिए भी हमने प्रयास किया। साथ में क्योंकि देखिए जो हमारा एजुकेशनल हब जो माना जाता है उत्तराखंड माना जाता है, चाहे नैनीताल हो, चाहे मसूरी हो, यहाँ पे बहुत सारे, हमारा देहरादून हो, इसमें है। उस प्रकार के अगर कोई पेरेंट चाहते हैं हम उस तरह के इंस्टीट्यूट में अपने बच्चों को पढ़ाएं, अगर हम उस तरह के इंस्टीट्यूट अगर हम पहाड़ में खोल के देते हैं तो निश्चित रूप से तो इसमें भी शिक्षा के क्षेत्र में भी यहाँ पर जो है वो पलायन इस कारण पलायन होता था वो भी रुक जाएगा। साथ में क्योंकि स्वरोजगार से जोड़ने के लिए जो हम प्रयास कर रहे हैं, लगातार हर प्रकार की जो हम सुविधाएं जो दे रहे हैं वहां के युवाओं को, तो वो भी रुकेगा। हम पलायन रोकने में आप आने वाले समय में देखिएगा कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा नहीं होने वाली। रोड की हमने पूरी कनेक्टिविटी कर दी है, हर प्रकार की जो सुविधाएं एक आम आदमी को मिलनी चाहिए थी उस प्रकार की सुविधाएं हम पूरे दूरस्थ क्षेत्र में दे रहे हैं। आज अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी आते हैं तो दूरस्थ क्षेत्र में कहीं आपके पिथौरागढ़ के दूरस्थ गुंजी क्षेत्र हो, चाहे यहाँ पे माणा क्षेत्र हो,
और चाहे बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, इन क्षेत्रों में आकर, इन यहाँ पर आकर वो यहाँ आते हैं और यहाँ की जो हमारी सभ्यता संस्कृति है, यहाँ के जो उत्पाद है, आज आप देखेंगे मंडवा, क्वाद्रो, झंगोरा मंडवा, ये भी पूरे विश्व पटल पर दिखाई दे रहा है। तो कहने का तात्पर्य हमारी सरकार इस रोजगार को लेकर, हर विषय को लेकर बहुत ही गंभीर है, बहुत ही संवेदनशील है। और युवाओं को जो आज इतना बड़ा महोत्सव जो उमड़ कर आया है, इससे कांग्रेस घबरा रही है। ठीक है, अभी कांग्रेस पार्टी से ही जवाब ले लेते हैं। शेषपाल जी, कांग्रेस पार्टी कह रहे हैं भाई घबरा रही है। हालांकि मैंने पहले उनसे भी कहा कि देखिए, विचार इस बात पर भी किया जाना चाहिए कि पलायन बहुत बड़ा मुद्दा था और अब शिक्षा का हब कहे जाने वाले उत्तराखंड में हालात इतने बदतर हो गए कि प्राइवेट संस्थानों के लिए भी सब्सिडी की जरूरत आन पड़ी है। आपको क्या लग रहा है, बीजेपी की ओर से जो ये कदम उठाया जा रहा है, कि यह लाभकारी साबित होने वाला है उत्तराखंड के युवाओं के लिए? युवा महोत्सव एक और मना रहे हैं, आप लॉन्च हुआ है जैसा कि अभी आपने देखा, यहाँ पर रोजगार की भी जानकारी मिलेगी, जिन पदों पर वैकेंसी आ रही है उसकी भी जानकारी मिलेगी, या जो खाली पड़े हुए हैं उनको लेकर भी सारी जानकारी होगी। तो ऐसे में अब युवाओं के सामने तस्वीर बिल्कुल साफ होने वाली है। आपको लग रहा है कि कदम सरकार का कारगर होगा? देखिए गरिमा जी, आज जो युवा महोत्सव यहाँ परेड ग्राउंड में आयोजित किया गया, अगर आपने वो देखा हो, आपकी टीम ने देखा होगा, तो आप देखिए कि उसमें यूनिवर्सिटी के बच्चे, चाहे उत्तरांचल यूनिवर्सिटी की बसें तो मेरे सामने आ रही थी, सब मैनेजमेंट के दम पर के जो है आप युवाओं को वहां ले आए, लेकिन उनके खाने पीने की व्यवस्था तक ये नहीं कर पाए। 8,000 बच्चे बताए जा रहे हैं वहां पर आए और 1500 बच्चों के आप खाने की व्यवस्था कर रहे हैं। बड़ी अफरा तफरी। आप अगर एक भोजन की व्यवस्था नहीं कर रहे तो आप उनके उज्जवल भविष्य कैसे देंगे, एक बड़ा सवाल या निशान है। और बेरोजगार जिस तरीके से लगातार सड़क पे उतर करके रोजगार की मांग कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है? अगर इतना यहाँ पर रोजगार मिल रहा है, उत्तराखंड से 270 लोग प्रतिदिन पलायन कर रहे हैं, तो भाई वो क्यों कर रहे हैं? जितना विकास अभी मधु जी यहाँ पर गिनवा रही थी। अब पहाड़ों में ये कह रहे हैं कि स्कूल खोलने के लिए जो है सब्सिडी देंगे, लेकिन 3,000 स्कूल जो है बंदी के कगार पे हैं, जो सरकारी स्कूल है। अभी आप चले जाइए, आप सर्वे करा लीजिए, तमाम रिपोर्टें हैं, स्कूलों में बच्चे नहीं है पढ़ने के लिए, टीचर हैं लेकिन बच्चे नहीं हैं, और जहां बच्चे हैं वहां टीचर नहीं पहुंच पा रहे हैं। लगातार जो है, मेरे पास तो यहाँ अभी घनसाली से एक प्रधान जी आए थे, कई दिनों से कह रहे शासन के चक्कर काट काट के थक गया हूँ, जो है अध्यापक नहीं भेज रहे। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जो है अध्यापक है ही नहीं हमारे पास। तो तमाम ये दिक्कतें हैं, व्यवहारिक दिक्कतें हैं इसमें। और जो सब्सिडी देने की बात है, जो प्रोत्साहन देने की बात है, अच्छी बात है, सरकार की मंशा अच्छी हो सकती है, उस पर मैं सवाल नहीं उठा रहा कि पहाड़ों में शिक्षा की व्यवस्था सुधरनी चाहिए। अच्छे अगर वहां पर स्कूल खुलते हैं, लेकिन जो पहले से खुले हैं उनकी बंद ना हो, उनकी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो, उस पर सरकार को ध्यान कब जाएगा सरकार का? क्योंकि शिक्षा के मामले में हम देश में दूसरे स्थान पर आते थे, आज 33वें स्थान पर हैं। तो ये सरकार की बड़ी मेहनत के कारण ही हुआ होगा, मुझे लगता है, जो व्यवसाय सुधारी हैं कि हम 33वें स्थान पर चले गए। और IIT और पॉलिटेक्निक का जो जाल कांग्रेस की सरकार में बनाया गया था, वो सब बंदी की कगार पे हैं। स्किल इंडिया की बात कर रहे हैं, कौशल विकास की बात कर रहे हैं, तो भाई IIT और पॉलिटेक्निक अगर बंद हो जाएंगे, आप उनको जो है चला ही नहीं पाएंगे, तो कैसे स्किल इंडिया का सपना कौशल विकास का पूरा होगा? और आपने देखा कोरोना काल में हल्द्वानी में जो है कौशल विकास के का उसमें घपला हो गया, 70 करोड़ रुपए का जो है फर्जी आधार कार्ड लगाए गए लोगों को, जो है फर्जी लोग पैसा खा गए, और जो जिन युवाओं को जो है घर से नहीं निकल पा रहे थे लोग जो है कोरोना काल में। तो इस प्रकार से तो जो है सरकार की योजनाएं संचालित हो रही हैं। इस पर बहुत जो है बड़ा होमवर्क करना पड़ेगा, गंभीर होमवर्क करना पड़ेगा। और अगर पहाड़ों में शिक्षा व्यवस्था सुधारनी है, तो मेरा सुझाव है कि जो स्कूल वहां पर पहले से हैं वो बंद ना हो, वही सुचारू रूप से चलें। और अगर आप बाहर के लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, उससे पहले स्थानीय बेरोजगार युवा को आप प्राथमिकता दें। अगर स्थानीय बेरोजगार युवा को प्राथमिकता देंगे तो ईमानदारी से व्यवस्था सुधरेगी। और ये योजना भी ऐसी ना हो जैसी पहले आप हॉर्टिकल्चर में चले जाइए, पॉली हाउस की योजना है, तमाम अन्य योजनाएं हैं, सब्सिडी के लिए लघु उद्योग में आप चले जाइए, यहाँ पर तमाम योजनाएं हैं। सब्सिडी के लिए लोग जो है योजना में एंट्री तो करते हैं, लेकिन जो है वो चल ही नहीं पाती, आगे बढ़ ही नहीं पाती, सब्सिडी डकारी और उसके बाद बंद। तो इस पर गंभीरता से ये धरातल पर काम दिखाई देना चाहिए जिसकी बात कर रहे हैं। और एक अच्छी बात जो कह रहे हैं कि ITI और जो है माइक्रोसॉफ्ट के साथ जो है मिलकर के प्रशिक्षण देंगे, लेकिन उस प्रशिक्षण में ईमानदारी से वो प्रशिक्षण उत्तराखंड के पहाड़ के दूर दराज के नौजवान को मिलना चाहिए। ये नहीं कि केवल घोषणा हो गई और उसके बाद जो है उसकी मॉनिटरिंग ही ना हो।
क्योंकि जब तक मॉनिटरिंग नहीं होगी, सिस्टम जब तक लाभ नहीं पहुंचा पाएगा, तो तब तक देखिए उसके धरातल पर लाभ नहीं निकलेंगे। जैसे उद्योग पहाड़ चढ़ाने की बात अब हो रही है, हम तो कह रहे हैं कि इन्वेस्ट आना चाहिए, लेकिन 2018 का इन्वेस्टर मीट हमने देखा, उसके रिजल्ट भी हमने देखे कि 1.5 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के दावे सरकार ने किए, लेकिन 1.5 रुपए जो है कहीं धरातल पर नहीं दिखाई दिया। युवा जो है लगातार पलायन के लिए दूसरे राज्यों में जाने के मजबूर हैं। तो ये जो हवाई दावे हैं, जो ये जुमलेबाजी है, ये धरातल पर हकीकत में दिखाई देनी चाहिए। और हकीकत पर अगर दिखाई देगी, पहाड़ के बेरोजगार को रोजगार मिलेगा, हमारे पहाड़ में जो है शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी, स्वास्थ्य सेवाओं पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आप देखिए पहाड़ में सबसे बड़ी दिक्कत है स्वास्थ्य सेवाओं का लगातार अभाव है। सरकार के दावे तब हवाई साबित होते हैं जब आप देखिए बरसात में आपने देखा महिलाएं जो है 7-7 किलोमीटर तक मरीज को कंधे पर लाने के लिए महिलाएं मजबूर थी। आप बताइए, लोग जो है नदी में जान जोखिम डाल करके मरीजों को ला रहे थे, बच्चे स्कूल जा रहे थे। तो ये दर्दनाक दृश्य बंद होंगे। राजधानी देहरादून में दून हॉस्पिटल में आप जाइए, एक बेड पे 2 जो है महिलाएं प्रसव के लिए जो है रहने के लिए मजबूर हैं। दून हॉस्पिटल में लिफ्ट में जो है महिला का प्रसव हो जाता है। ठीक है, यानी आपको लग रहा है कि अभी भी कई चीजों पर काम होना चाहिए। तो ये व्यवस्थाएं जब तक नहीं सुधरेंगी तो सरकार के दावे जो है धरातल पर जो है कैसे उतरेंगे, कैसे इन योजनाओं का लाभ जो है पहाड़ के आम जनमानस और दूर ठीक है, आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जो है गरिमा जी जरा सवाल खड़े होते हैं। मधु जी आएंगे आपके पास, आएंगे और पत्रकार और लोग हैं उनको भी जोड़ते हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी लेते हैं। चर्चा की एक बार फिर से शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए, हम चर्चा कर रहे हैं पलायन पर आखिर किस तरीके से, क्या इस कदम से सरकार की रोक लगने वाली है। हमारे साथ में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, राजेश बिष्ट जी हैं, उनसे शुरुआत करेंगे। राजेश जी, आपको क्या लग रहा है कि क्या इस कदम से सरकार के पलायन रुकने वाला है? क्योंकि पलायन उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ी समस्या रहा है, ये हम सब जानते हैं। गरिमा जी, मैं हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूँ। पिछले 3 वर्ष से वो लगातार हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी हैं और इस प्रदेश को चला रहे हैं। मैं इसलिए उनका प्रशंसक हूँ क्योंकि वो हमारे देश को चलाने वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने अपना मैनिफेस्टो दिया था बीजेपी सरकार आने से पहले, तो उन्होंने कहा था कि देश को हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। और आज 2 टर्म खत्म होने को हैं मोदी सरकार के, और वही नक्शे कदम पे हमारे पुष्कर धामी जी भी चल रहे हैं, जो अपने आप में साबित करता है कि जिस प्रकार से केंद्र ने देश के बेरोजगार युवाओं को 2 करोड़ रोजगार दिए, उसी प्रकार से इस प्रदेश के अंदर भी माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी रोजगार दिए। अभी हम देख रहे थे कि इन्होंने प्राइवेट स्कूल को अपग्रेड करने के लिए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को हमारे पहाड़ों में चढ़ाने का प्रयास करें, जिसमें 25% सब्सिडी या 50% सब्सिडी देने की बात कर रहे हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी देश में बड़ी बड़ी संस्थाओं को बेचने का काम कर रहे हैं, चाहे आप MTNL की बात कर लीजिए, BSNL की बात कर लीजिए, BHEL की बात कर लीजिए, इंडियन रेलवे की बात कर लीजिए, पोर्ट की बात कर लीजिए, तो वो सारा काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बड़ी गंभीरता से करते हैं। उसी प्रकार से एक तरफ हमारे प्रदेश में होना जैसा कि जो सरकारी स्कूल है, जो सरकार उनको ठीक करने का काम करना चाहिए था, लेकिन सरकार कर क्या रही है, अपने बीजेपी के बड़े बड़े धनाड़ों को मौका दे रही है और कह रही है कि आप हमारे पहाड़ में आके गरीब किसान की जमीन को कम से कम दामों में खरीदिए और हम उसे महंगे से महंगे उसकी रजिस्ट्री कराइए और हम उसमें आपको सब्सिडी देंगे, जिससे आपको वहां लाभ। आप मुझे एक बात बताइए, तो फिर निवेश को लेकर विपक्षी सरकार को क्यों मतलब कोसते हैं? एक तरफ अगर निवेश लेकर आ रहे हैं, मैं मतलब एक सवाल कर रही हूँ, अगर निवेश लेकर आ रहे हैं तो फिर आखिर क्या मतलब किस तरीके से आखिर विपक्ष जो है वो उसको लगेगा कि ठीक हो रहा है? मैं बता देता हूँ आपको पहाड़ के हालात क्या चल रहे हैं। अभी 4 अक्टूबर की बात आपको बता देता हूँ। 4 अक्टूबर को मैंने एक जनहित याचिका डाली है माननीय हाईकोर्ट नैनीताल। वो किस लिए डाली है? वो इसलिए डाली है कि जिस जिले से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हार कर आए थे, हमारे जिले के लोगों ने उन्हें सम्मान दिया और रिकॉर्ड मतों के साथ जिता के मुख्यमंत्री की गद्दी पे बैठाया। उस जिला चंपावत के अंदर जब मैंने स्कूल का हाल जाके देखा, इंटर कॉलेज का हाल देखा, जर्जर भूमि में भवन में बच्चे पढ़ रहे हैं, पीने का पानी हमारे बच्चों को नहीं मिल रहा है, कंप्यूटर दूर फांक रहे हैं, प्लेग्राउंड बच्चों के पास नहीं है, स्कूल में बाउंड्रीज नहीं है,
साइंस और इंग्लिश, मैथ, संस्कृत जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है उससे वहां पे टीचर्स अवेलेबल नहीं है, तो मुझे मजबूरी में कोर्ट की शरण में जाना पड़ा। ठीक है। जब मैं कोर्ट में गया, चीफ जस्टिस साहब की बेंच ने 4 अक्टूबर को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें उन्होंने कहा कि 6 हफ्तों के अंदर सरकार को एक काउंटर एफिडेविट फाइल करना है, जिसमें उनको ये स्कूल के हालात के बारे में बताना है। अब इन्होंने क्या किया, शिक्षा मंत्री जी ने आनंद फानंद ने 11 विशिष्ट स्तर के अधिकारियों को 13 जिलों में अपॉइंट कर दिया और उन्हें 4 हफ्तों के अंदर जवाब देने को कहा गया। इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि स्कूलों की हालत कितनी है। ठीक है। इन प्राइवेट स्कूल में पढ़ कौन पाएगा? मुझे एक बात आप थोड़ी सी बता दीजिए। मैं मधु भट्ट जी का बहुत सम्मान करता हूँ, बड़ी काबिल प्रवक्ता है बीजेपी पार्टी की तरफ से, वो अपना सिलेबस कंप्लीट करके नहीं आई है। जिस प्रकार से उन्होंने बीजेपी के बारे में इतनी बात बताई, मैं सिर्फ ये समझना चाहता हूँ इन प्राइवेट स्कूल में क्या हमारा किसान, गरीब का बच्चा पढ़ सकता है? सब्सिडी किसको मिलनी चाहिए? सब्सिडी उस आदमी को मिलनी चाहिए जो असहाय हो, जो सक्षम आदमी है, उसको सब्सिडी देने की बात कर रहे हैं। आपने करना क्या चाहिए था? आपने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को खोलने का अगर मन बना लिया है, पहाड़ की भूमि को बेचने का काम अगर आपने शुरू कर दिया है, तो आप यहाँ पे एक एफिडेविट दीजिए जनता को, जैसे आप वोट मांगते टाइम देते हैं, कहिए उनको कि प्राइवेट स्कूल में आपका बच्चा पढ़ेगा, 12वीं तक की पढ़ाई हम स्कूल में आपको फ्री कराएंगे, यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा यहाँ पे गरीब का बच्चा पढ़ेगा, ये करके दिखाइए ना, तब हम समझेंगे कि जिस तरीके से आप इंफ्रास्ट्रक्चर को पहाड़ चढ़ा रहे हैं, इससे गरीब किसान को फायदा होने वाला है। देखिए राजेश जी, आपको मालूम होगा हमारी ही सरकार ने योजना चलाई। ठीक है मधु जी, आपके पास आखिर में आएंगे, पहले सबके के प्रतिक्रिया लेते हैं प्लीज। मधु जी बहुत कम होते हैं। राजेश जी मेहमान बचे हुए हैं, उनको मैं माफी चाहती हूँ, काफी वक्त हो गया। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। अनिल थपलियाल साहब हमारे साथ में, उसके बाद जाएंगे सुभाष जी के पास। अनिल जी हमारे साथ में यूकेडी से है। अनिल जी, आप उत्तराखंड क्रांति दल से हैं और ये काफी समझता है उत्तराखंड की चीजों को। पलायन को लेकर सभी सरकारों में रहा है, चाहे वो कांग्रेस की रही हो या फिर बीजेपी की, लेकिन अब अगर रोजगार आ रहा है, शिक्षा का हब आपका उत्तराखंड पहले भी कहलाता था, अब उसको वापस से अगर ठीक करने की कोशिश सरकारें कर रही हैं, विपक्ष बावजूद इसके सवाल उठा रहा है, विपक्ष को ये जुमला लग रहा है, असल में आपको क्या लग रहा है, तस्वीर बदलेगी या वैसे के वैसे ही रहने वाला है, या युवा महोत्सव सिर्फ और सिर्फ एक जुमला ही है? अनिल जी आप अनम्यूट करें, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। देखिए गरिमा जी, सबसे पहले तो मैं जो भारतीय की यशस्वी और तेज तर्रार प्रवक्ता हैं मधु भट्ट जी को हृदय से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि आप राज्य मंत्री के पद पर बैठी हैं, और ये सौभाग्य भी है, इस प्रकार के लोग अगर बैठे तो शायद कुछ न कुछ नेतृत्व में परिवर्तन आए। डिबेट्स पलायन का था और बातें हो रही है कि मध्य प्रदेश में और वहां की, ये समझ में नहीं आता, मैं भी डाइवर्ट हो जाता हूँ, पता नहीं क्या राष्ट्रीय दल के लोग क्या कहते हैं, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, जो तैयार क्या आता हूँ मैं बिल्कुल ही हट जाता हूँ डिबेट से। हाँ। पलायन पे हो रहा है, पलायन की परिभाषा अगर इनको गंभीरता से पूछे तो पलायन है क्या? पलायन किसको बोलते हैं? पलायन कौन समझ सकता है? पलायन की परिभाषा जितनी गंभीरता से हम लोग समझते हैं, जो पहाड़ के निवासी हैं, वो शायद मेरे ख्याल जिसने शिक्षा, दीक्षा, पानी, जल, भोजन, डोंगरा, कोदा, धारा, मंगरा, ये सब देखा होगा, पहाड़ की भाषा में कहते हैं, वो पलायन को समझता है। जो 300 किलोमीटर दूर गया हो, जिसने 20 किलोमीटर शिक्षा पढ़ी हो, जिसने जो है रोजगार के लिए 300 किलोमीटर दूर गया हो, जिसने शिक्षा जो है 10 किलोमीटर पे पढ़ी हो, है ना, और जिसके पास कोई आय के साधन नहीं थे और उसके बावजूद भी वो खाकी पैंट और नीली ड्रेस पहन करके स्कूल गया हो। आप धरातल की बात करें ना, आप राष्ट्रीय चुनाव हैं, या मैं समझता हूं लोकसभा के चुनाव हैं तो राष्ट्रीय मुद्दों पे बहस होगी, पर धरातल तो कुछ है नहीं ना, कुछ समझ में नहीं आया मेरे अभी तक किसने क्या कहा है, ये पत्रकार साहब भी बताएंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि शिक्षा पे अगर ये कुछ ना कुछ तरीके की और अगर एक कदम उठाया है तो देर सही दुरुस्त सही, क्या कहते हैं, देर सही लेकिन दुरुस्त, यानी इसको सराहा भी जाना चाहिए। अगर सरकार कुछ ऐसा करती है जिससे प्रदेश का भला हो रहा है तो विपक्षियों को कम से कम इस लिहाज से उस बात को उसकी सराहना होनी चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में प्रदेश में स्थिति बेहतर हो सके। एक कदम उठाया है तो सवाल ये नहीं है कि ये गलत कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है इसमें प्लान रुक जाए, पर सवाल इस बात का है कि 9 नवंबर 2000 से लेकर क्या कांग्रेस इतना बोल रही है कि ये वाह वो वाह, तो 9000 से उसके बाद भी 4-5 साल इनके पास भी तो रहे, है ना, और अन्य सरकारें, और 12 साल से नीचे 7 साल से केंद्र में ये कर रही है, 10 साल से राज्य में बीजेपी राज कर रही है ना। तो आप ये बताइए, जो 3000 गांव खाली हुए हैं और वो स्कूल और अपनी सुख सुविधाओं की वजह से हुए हैं, कुछ पलायन
शायद मैं नहीं जानता, मधु भट्ट जी अच्छी तरह जानती है, पहाड़ की है, उनकी भाषा मेरी समझ में आती है। वो ये बता दीजिए, एक अस्थायी पलायन होता है जो आपदा होता है। आपदा में लोग क्या करते हैं, डर के मारे निकल जाते हैं। इस पे कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है ना। हमारा कौन नहीं जानता कि मेरा स्टेट जो है दूसरे नंबर पर था 27, उसके कारण ये थोड़ी है बीजेपी है, उसका कारण कांग्रेस थोड़ी है, उसके कई कारण हैं। उसके कई कारण हैं जिन कारणों को जानना जरूरी है। अभी माननीय क्या नाम अपना गृह मंत्री जी आए थे और माननीय प्रधानमंत्री जी भी आने वाले हैं, तो उनके सामने ये एक दौरा है उनका। अगर एकजुट होकर के रखें कि भाई हमारी ये समस्याएं हैं, और पलायन और शिक्षा और बेरोजगारी को लेकर के उनके सामने यदि अगर हम कुछ रखते हैं तो हो सकता है कुछ ना कुछ जो धरातल पे योजनाएं नहीं, वो योजनाएं आ जाएं। ठीक है, ठीक है, अब ठीक रहा है। शिक्षा स्तर दुरुस्त करने का, गरिमा जी, अब दुरुस्त करने का रहा इनका शिक्षा स्तर का, तो ये जो पुराने स्कूल हैं उनको भी डेवलपमेंट कर सकते हैं। मैं तो स्वागत करूंगा कि अगर इन्होंने सोचा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत देर में, क्योंकि ये सीधे सीधे मुझे लगता है कि जो थोड़ा सा बू आती इसमें, ये लोकसभा चुनाव 2024 के हैं। जितने भी कानून, जितने भी ये कदम उठाई जा रही है योजनाओं को लेकर के, आपदा को लेकर के, ये 7 साल में अभी केवल 2023 में भी कैसे याद आई और कैसे पूर्ण नहीं हो ये तो पाई। खैर चुनावों से पहले पिटारा सरकारों का खुलता है चाहिए। हर राज्य में, इसमें कोई नई बात नहीं है। चुनाव से पहले खूब सारी सौगातें, खूब सारे तोहफे आम जनता को दिए जाते हैं, आती हैं। बिल्कुल, ये तो ये स्वाभाविक करना है चाहिए, राजनीतिक अच्छी दलों बात की है, ओर से। ठीक है, करना कम से अच्छी कम बात है, चुनाव के वक्त ही और सही देखना आम जनता के पड़ेगा बारे में धरातल पे कितना, दल अगर सोच रहे हैं तो देखना ठीक पड़ेगा है, धरातल पे कितना। ये तो आम जनता को फैसला करना है। खैर, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में सुभाष झा जी भी जुड़ चुके हैं। सुभाष जी, स्वागत आपका भी। माफी चाहती हूँ कि आपके पास काफी देर में आई, सभी मेहमानों की पहली प्रतिक्रिया ही ले पाए। लेकिन सुभाष जी, सरकार युवाओं को काफी आगे बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है, पोर्टल्स भी लॉन्च हो रहे हैं, जिस तरीके से आज युवा महोत्सव के दौरान काफी कुछ निकलकर सामने आया, लेकिन कांग्रेस इसको जुमला करार दे रही है। क्या कांग्रेस ने कुछ किया है पलायन को रोकने के लिए? क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी 2 दल ही सत्ता में रहे हैं उत्तराखंड में, इनकी ओर से क्या कदम उठाया गया? क्योंकि विपक्ष में बैठकर सत्ता के हर फैसले पर सवाल उठाना आसान होता है। देखिए, सबसे पहले तो हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए सर। आवाज आ रही है क्या? जी बोलिए सर। सबसे पहली बात ये है कि हमें उत्तराखंड को उन चीजों को ढूंढना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड के पास जमीन काफी कम है। 65% हिस्से पर यहाँ जंगल हैं। उसके बाद लोग उस 35% पे लोग रहते हैं, लोग खेती करते हैं, लोग शहर है, सब कुछ है, इंफ्रास्ट्रक्चर। अब सवाल ये उठता है, अनिल जी आप म्यूट कीजिए, आवाज आ रही है बार बार। हेलो, हाँ जी, अनिल जी को म्यूट कर दीजिए प्लीज। ठीक है, सुभाष जी आप बोलिए। ये उठता है कि मैं उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ कि जितने गांव में जहाँ उद्योग, जहाँ स्कूलों को ले जाया जाएगा, जिसको आप 50% सब्सिडी देने की बात मुख्यमंत्री कर रहे हैं, सरकार कर रही है, तो आखिर उसको 50% सब्सिडी आप कैसे देंगे? क्या रजिस्ट्री में देंगे, या वो प्राइवेट वो खरीदेगा किसी और से, उसमें आप रजिस्ट्री में भाव में कम करेंगे? वो कौन लोग होंगे, उसका खुलासा अभी सरकार ने नहीं किया। दूसरी बात, जहां भी ये पहाड़ में, दूरस्थ पहाड़ों में ये स्कूल जाएंगे, वहां के लिए सड़कों की व्यवस्था हो गई क्या? वहां के लिए पानी का व्यवस्था हो गया क्या? बच्चे जो बीमार पड़ेंगे वहां के लिए अस्पताल की व्यवस्था हुई क्या? जब ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो आखिर बड़े बड़े पब्लिक स्कूल वो कैसे जाएंगे? उनकी गाड़ियां कैसे जाएंगी? बच्चे वहां कैसे जाएंगे? मान लिया कि वहां के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, यहाँ देहरादून में जितने बच्चे पढ़ते हैं और जो भी बड़े बड़े स्कूल हैं, यहाँ के स्थानीय बच्चे कम पढ़ते हैं, बाहर के बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं। एक बात तो इसलिए ये तो मान लीजिए कि गांव के बच्चे पढ़ने से रहे, इसलिए भी कि वो बहुत ज्यादा महंगी शिक्षा होगी वो यहाँ। लेकिन ये तो दोनों इलाकों के लिए, मैदानी क्षेत्रों के लिए भी और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए भी है। बिल्कुल, मैं पूरे उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, मैं पूरे उत्तराखंड की मैं उदाहरण दे रहा हूँ। अभी मसूरी का सबसे बढ़िया स्कूल है वुडस्टॉक। मुझे लगता है कि मसूरी शहर जितना बड़ा होगा उसका 1/4 भूमि वुडस्टॉक के पास है। अब आप कभी कल्पना कीजिए कि 1/4 भूमि एक शहर, छोटा सा शहर का लेता है एक स्कूल, तो कितने लोगों को रोजगार देता है? उसमें कितने शिक्षक होंगे? 35, 40, 50। उस 50 में क्या 50 यहाँ स्थानीय लोग हैं? क्योंकि यहाँ तो स्थानीय लोगों के रोजगार की बात हो रही है ना। तो अगर स्थानीय लोगों को वो स्कूल रोजगार नहीं दे पा रहा है, तो इसका मतलब है कि ये स्कूल का फॉर्मूला रोजगार देने की बात नहीं है। ये स्कूल का फॉर्मूला अपने पार्टी के जो पैसे वाले लोग हैं
उनको वहाँ स्कूल के नाम पर जमीन देने की बात है। ठीक है, मधु जी से जवाब लेंगे इसका, मधु जी से जवाब लेंगे। मधु, बड़ी सीधी बात है। हाँ, एक बात। अब दूसरी बात पे आइए। इससे पहले जितने सिडकुल में और उद्योग के नाम पर जिन लोगों को सरकार ये डाटा क्यों नहीं बाहर करती कि जिन लोगों को जमीन के नाम जमीन दिए गए सब्सिडी पर उद्योग लगाने के लिए, वो लोग 5 साल में, 7 साल में, 4 साल में अगर उद्योग नहीं लगाए तो वो लोग आखिर क्या कर रहे हैं, और वो कौन लोग हैं कि सरकार चुप्पी साधे, क्यों साधे? तो जब इस पे बात नहीं होगा तो मुझे लगता है कि ये बात बेईमानी है। ये अलग बात है कि फिर कहा जाएगा कि मैं मानता हूं कि भाजपा में एक समान कल्चर है कि जो भी होता है वो मास्टर स्ट्रोक होता है, नहीं तो ऐतिहासिक होता है, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं। तो इसलिए मैं तो ये कहूंगा अपने तजुर्बे के आधार पर मैं जो देख रहा हूँ। दूसरी बात, अब सवाल ये उठता है कि आप जो उद्योग देंगे और आप जो शिक्षा की बात कर रहे हैं, उसके लिए मूलभूत जो चीजें हैं, जब तक गाँव में वो नहीं होगा, गाँव में लोग शिक्षा के लिए देहरादून आते हैं दूर दूर से, शिक्षा के लिए लोग नैनीताल जा रहे हैं, शिक्षा के लिए लोग अपने उत्तरकाशी जा रहे हैं, शिक्षा के लिए रुद्रप्रयाग आ रहे हैं दूरस्थ गाँव से। ठीक है, अब उस परिस्थिति में यानी जब आप शिक्षा गांव की स्कूल की शिक्षा को आपने ठीक नहीं किया तो ये शिक्षा व्यवस्था किसके, यहाँ के लोगों के लिए है, ठीक है, या फिर बाहर के लोगों के लिए? ठीक है, यानी आप भी कहीं ना कहीं उसी चीज से सहमत है जो विपक्ष कह रहा है। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी, मधु जी के पास जाते हैं। मधु जी, देखिए कई सारे आरोप लगाए, यहाँ तक कि वरिष्ठ पत्रकार सुभाष जी ने जो बात कही कि भाई आप अपनी पार्टी के कुछ लोगों के लिए ऐसा कर रहे हैं, या फिर जो निवेशक आएंगे वो उत्तराखंड की जमीन लेंगे, ये संभव है। ठीक है, हाँ, मतलब ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मधु जी से जवाब लेते हैं। हाँ, मधु जी। गरिमा जी, ये हमारे वरिष्ठ पत्रकार भाई का दोष नहीं है, क्योंकि देखिए कांग्रेस ने इतने वर्षों तक, इतने 60 सालों तक यहाँ इसी प्रकार की परिपाटी चलाई है और कहीं भी कोई भी विकास के नाम पर लोगों को ठगाई है। हाँ। लेकिन जब से हमारी सरकार आई है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में जब सत्ता आई है, तब से आपने देखा होगा कि चाहे वो गरीब से गरीब का तबका हो, चाहे ऊपर से ऊपर। नहीं, लेकिन मधु जी देखिए, अभी आपने इस बार कदम उठाया, मैं सहमत हूँ आपकी इस बात से। मोदी जी की फिलहाल अभी यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, काम कर रहा है और काम करके दिखा रहा है। अगर मैं कहूँ कि हमने कहा था कि हम आधार कार्ड से जोड़ेंगे आयुष्मान, अगर इतनी बड़ी योजना हमने चलाई है, अगर हमने फ्री वैक्सीन करी है, तो उस समय मधु जी अभी हम बात कर रहे हैं अब पलायन पर। ठीक है, मोदी जी ने केंद्र में बहुत कुछ किया है, उत्तराखंड की बात करते हैं। कई बार हमारे साथ बैठते थे हमारे भाई लोग कि पलायन कैसे रुकेगा, शिक्षा का एक स्तर, क्योंकि देखिए हर कोई चाहता है कि वो अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा, अगर कोई इंग्लिश मीडियम, ठीक है, लेकिन सवाल ये है ना मधु जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आप जो सरकार की ओर से किया गया है उसमें सवाल ये कि आपके प्रदेश के बच्चों को कितना लाभ मिलेगा। आते मधु जी, बहुत कम वक्त है, माफी चाहती हूँ, जल्दी से शीशपाल जी के पास, उसके बाद अनिल जी के पास एक छोटी सी प्रतिक्रिया। शीशपाल जी, आप कुछ कहते हैं, बहुत कम शब्दों में, समय बहुत कम है। जिस प्रकार से G20 के सम्मेलन अभी के, हम पहाड़ों के पूरे समुचित विकास के लिए, मधु जी आते हैं आपके पास, रोकने के लिए ठीक है, ठीक है, शीशपाल जी जल्दी से, शीशपाल जी जल्दी से, पलायन रोकने के लिए बहुत बड़ा एक आने वाले समय में ऐतिहासिक। मधु जी शांत हो जाइए। तब ये योजना धरातल पर उतरेगी, तभी देखा जाएगा कि इससे पहाड़ के नौजवानों को कितना लाभ मिल रहा है, हमारे बच्चों को कितना लाभ मिल रहा है। ठीक है, बाहर करके यहाँ पर बिल्कुल लाभ मिलेगा, बिल्कुल लाभ मिलेगा। ठीक है, ठीक है, अनिल जी भी कुछ कह रहे हैं। शीशपाल जी, ठीक है, यानी आपको इंतजार है धरातल पर कितना बच्चों को ये लाभान्वित करेगा। ठीक है, शीशपाल जी लौटेंगे। अनिल जी कुछ कह रहे थे, जल्दी से अनिल जी। वो उल्टे पांव वापस चले गए, क्योंकि जो दावे सरकार ने किए थे रिवर माइग्रेशन के लिए, वो उस पर। अनिल जी आप बोलिए। गरिमा जी, ऐसा है कि मेरे कहने का मतलब ये कि जो अपनी मधु बहन जी कह रही है, बहुत अच्छी बात बता रही है, लेकिन मैं एक चीज जानना चाहूंगा। पलायन के 3 मुख्य कारण हैं, ये भी भली बात जानती हैं। एक सबसे पहला इसमें ये क्या है कि रोजगार नहीं है, दूसरा रोजगार है स्वरोजगार, दूसरा क्या है कि वो अपना ये स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो दुरुस्त, केवल शिक्षा ही नहीं है। शिक्षा तो चलो, अगर किसी को टेक्निकल शिक्षा लेनी होगी, युवाओं के लिए आज जिस तरीके से यह दिन मनाया गया है, तो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए अगर शिक्षा बेहतर होगी तो शिक्षा के लिए भी युवा प्रदेश से बाहर नहीं जाएगा, और अगर शिक्षा करने के बाद रोजगार के भी अवसर होंगे तो रोजगार के लिए भी युवाओं को अन्य प्रदेशों का रुख नहीं करना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि ये जो सरकार कर रही है वो बेहतर करे। ठीक है, और आप ठीक कह रहे हैं कि सिर्फ शिक्षा के लिए नहीं बल्कि स्वास्थ्य से भी जुड़ी कई चीजों के लिए पलायन हो रहा है। ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए, चर्चा में अपनी बात रखने के लिए। देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे कि आखिर सरकार के इस नए कदम से, युवाओं को प्रोत्साहित करने से, शिक्षा हब बनाने से क्या उत्तराखंड प्रदेश को लाभ मिलने वाला है।